आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यूटीआई एसेट मैनेजर्स मैनेजमेंट के हेड ऑफ इक्विटीज़ अजय त्यागी साहब। और त्यागी साहब यूटीआई पर में इक्विटी म्यूचुअल फंड का पूरा कामकाज तो संभालते ही हैं, लेकिन आपने कई सारे ऑफशोर और डोमेस्टिक फंड्स में काम करने का लंबा गहरा अनुभव लिया है। आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है फाइनेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और आप सीएफए चार्टर्ड होल्डर भी हैं। त्यागी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, बाजार पर एक बार राय लूँ उससे पहले जरा ये टैरिफ वाले मामले को समझना चाहता हूँ। क्या लगता है सर, क्या इसका लंबा असर होगा, बड़ा असर होगा? भारतीय बाजारों के लिहाज से भी समझाएं और भारतीय बिजनेस के लिहाज से भी समझाएं। जी अनिल जी, नमस्कार। देखिए, बहुत ही कठिन सवाल आपने शुरुआत में ही पूछ लिया है। हम भी इससे जूझ रहे हैं और मुश्किल खासकर ये है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रंप आखिर में या फिर यूएस गवर्नमेंट आखिर में चाहती क्या है। तो इस वक्त तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल लगता है कि 50% टैरिफ दरें नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं ये कुछ आपस में नेगोशिएशंस होने के बाद ये दरें 25 पे सेटल करें या 20 पे सेटल करें। तो फिलहाल तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे टैरिफ्स 25% पे रहते हैं तो मुश्किलें भारत के लिए और भारत के अलग अलग मैं कह सकता हूं कि सेक्टर्स के लिए मुश्किल और चिंता का विषय बनेंगे, क्योंकि कंपेटिटिव एडवांटेज जो हमारी है कंपेयर टू अदर नेशंस वो जरूर कम होगी। पिछले कुछ महीनों में चर्चा यही थी कि इंडिया को जो फाइनल टैरिफ की दरें लगेंगी वो चाइना के मुकाबले काफी कम रहेंगी, जिसकी वजह से चाइना प्लस वन जो हमने देखा है एक एक्सपोर्ट्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फोर्स रहा है, वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर हमारी टैरिफ की दरें 25% के आसपास रही तो ये जो हम मोमेंटम देख रहे थे एक्सपोर्ट्स में वो कमजोर पड़ सकता है। ठीक बात है, तो थोड़ा बिजनेस पर असर पड़ सकता है अगर इसी तरह से टैरिफ का मामला जल्दी सुलझे ना। लेकिन क्या लगता है आपको, अब चूंकि 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन मिलने भी जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि शायद एक उम्मीद जग रही है, अगर इनके बीच में सीज फायर हो गया तो क्या भारत को रिलीफ मिलने की उम्मीद रखी जाए? देखिए, उम्मीद तो जरूर है। जैसा कि मैंने कहा, जो 50% टैरिफ फिलहाल है वो तो हमें बहुत ज्यादा एक आर्टिफिशियल टैरिफ लेवल लग रहा है। कहीं ना कहीं इसको जरूर नीचे आना होगा। लेकिन अब ये 25 पे जाके ठहरता है या पे जाके ठहरता है, ये कहना फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो 20% के आसपास भी रहता है तो मेरा मानना यह है कि बहुत ज्यादा कोई हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, खास करके हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 20% से ऊपर रहता है तो जरूर चिंता का विषय है। अब देखिए, अब बातचीत के बाद क्या निकल के आता है। अगर इस गिव एंड टेक के अंदर इंडिया की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होती है तो जाहिर तौर पे हमारे फाइनल टैरिफ दरों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक बात है। अब सर बात करते हैं एफआईएस की बिकवाली की, लगातार चल रही है, और शायद ये एक और बड़ी वजह कि बाजार हमारे घरेलू फंड और आप जैसे फंड मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टिक नहीं पा रहे हैं। कब देखते हैं आप कि इनकी बिकवाली रुक सकती है और क्यों? अनिल जी, इसके लिए हमें एक दो चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहली देखिए, अनलाइक हमारे घरेलू निवेशक जिनके पास आप कह सकते हैं एक सबसे बड़ा विकल्प इक्विटी इन्वेस्टिंग है, और इक्विटी में अगर वो नहीं इन्वेस्ट करते तो रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा करके अगर आप देखें 90% जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो हिंदुस्तान के बाहर निवेश नहीं करते हैं। हालांकि आरबीआई की एक एलआरएस स्कीम है, लेकिन उसके तहत बहुत ही कम लोग इंडिया के बाहर निवेश करते हैं। तो हमारा जितना भी सेविंग्स पूल है, आप कह सकते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इक्विटी बाजारों में आता है। अगर आप एफआईआईज के दृष्टिकोण से देखें तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। वो हिंदुस्तान की बाजारों में निवेश कर सकते हैं, वो चाइना में निवेश कर सकते हैं, ताइवान, कोरिया, वो विकसित देशों की बाजारों में भी निवेश कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वहां पे अगले 1-2 साल अच्छे रहने वाले हैं और वैल्यूएशंस भी फेवरेबल हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली एक चीज निकल के आती है कि क्योंकि भारतीय बाजारों ने पिछले 3-4 सालों में अच्छा किया है, उसके चलते हमारी वैल्यूएशंस भी बढ़ी हैं, उसके चलते हमारे
आप कह सकते हैं कि जो वैल्यूएशन दर है वो एवरेज के मुकाबले अभी भी कम से कम 20 से 25% ज़्यादा है। इसको सामने रखते हुए एफआईआईज़ बाकी देशों के अंदर जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और कंपनीज़ के अंदर भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, उनमें निवेश करना फिलहाल पसंद कर रहे हैं। अब आपके सवाल का दूसरा भाग था कि कब ये सिचुएशन बदल सकती है? मेरे मानने में जब वैल्यूएशंस हमारे एवरेज स्तरों के आस-पास हमें दिखाई देने शुरू होंगे, उस समय मुझे लगता है कि एफआईआईज़ वापस भारतीय बाज़ारों में निवेश करना शुरू करेंगे। जी। बात है सर, रिजल्ट्स में मज़ा नहीं आ रहा, लग रहा है ढीले हैं रिजल्ट्स, और जो ज़्यादातर कंपनियां कह रही कि अगली 6 मई अक्टूबर से मार्च तक का समय बेहतर होगा, क्या उस पर भी भरोसा नहीं है बाजार को? अनिल जी, ये अपेक्षा यही थी कि हमको एफवाई 26 जो चालू वित्त वर्ष है, उसमें कहीं न कहीं शुरुआत में ही कुछ ना कुछ रिवाइवल दिखना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है एफवाई 25, वो अच्छा खासा कमज़ोर गया है कॉर्पोरेट जगत के लिए, और अर्निंग्स ग्रोथ केवल 7-8% की रह पाई है। अनुमान यही था और अपेक्षा यही थी कि एफवाई 26 के अंदर हमें शुरुआत से ही कुछ ना कुछ मजबूती देखने को मिलेगी। टैक्स कट्स भी भारत सरकार ने किए हैं और ऐसा लग रहा था कि कंजम्पशन में कहीं न कहीं रिवाइवल कुछ शुरू होगा। फिलहाल हम पे कमीशन की बातें भी कर रहे हैं और पे कमीशन के चलते भी कुछ ना कुछ अनुमान यही थे कि कंज्यूमर सेंटिमेंट कुछ उभर के आएगा बाहर। लेकिन पहले जो ये तिमाही के नतीजे हमारे सामने आए हैं, उसको देख के तो कहीं न कहीं यही लग रहा है कि कमज़ोरी बरकरार है। उम्मीद अब यही है कि फेस्टिव सीज़न जैसे शुरुआत होती है उसकी वजह से शायद डिमांड रिवाइवल होए। लेकिन फिलहाल तो जैसा आपने कहा, सारी उम्मीद यही है कि सेकंड हाफ में कहीं न कहीं हमको वापस मजबूती देखने को मिलेगी। क्या लगता है सर, गिरावट और भी है बाजार में, या फिर रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा? कैसे बाजार का डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नियर टर्म में तो अनिल जी कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप ध्यान से देखें, पिछले 1 साल में भी बाज़ार दिशाहीन रहा है। कंसोलिडेशन के फ़ेज़ में ही चल रहा है बाज़ार पिछले सितंबर से। मैंने वैल्यूएशंस की बात करी थी और वैल्यूएशन अभी भी हाई हैं कंपेयर्ड टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस। मिड और स्मॉल कैप्स में तो अच्छे खासे वैल्यूएशंस इस वक़्त प्रीमियम पे चल रहे हैं कंपेयर्ड टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस। तो अगर आप खाली वैल्यूएशन को सामने रख के देखें तो ज़रूर बाज़ार में कंसोलिडेशन या गिरावट की स्थिति रह सकती है अगले 6 महीने से साल भर में। टैरिफ वॉर्स को सेटल होना बहुत ज़रूरी है और जो फाइनल टैरिफ के आंकड़े होंगे वो भारत के पक्ष में होने चाहिए, और अगर पक्ष में नहीं है तो कम से कम पूरी तरह से विपरीत नहीं होने चाहिए भारत के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बाज़ारों को इस वक़्त रोक के रखे हुई हैं और हमें लगता है कि शायद कंसोलिडेशन का माहौल जारी रहेगा। जी। ठीक बात है सर, ऐसे में अगर निवेश करना हो तो क्या आ, भारतीय बाजारों पर आधारित जो सेक्टर्स हैं उनमें फोकस करें, या फिर क्योंकि ग्लोबल सेक्टर्स गिरे हुए ज़्यादा है, वहाँ पैसा लगाने का ज़्यादा बेहतर मौका देखते हैं आप? देखिए, हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज़ जो इस वक़्त एक्सपोर्ट लिंक्ड है, वहाँ पे एक तलवार ज़रूर लटकी हुई है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फाइनल टैरिफ्स केमिकल क्षेत्र में क्या होंगे, ऑटो क्षेत्र में क्या होंगे, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में क्या होंगे। तो ये कहीं न कहीं एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे टैरिफ को रिलेटेड एक आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है। कंजम्पशन पे हमारा थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। जैसा कि मैंने कहा, हमारी इनकम टैक्स ब्रेक मिली है जिसकी वजह से निजी आय ज़रूर बढ़ी है लोगों की। हम पे कमीशन की बात कर रहे हैं। पे कमीशन रिकमेंडेशंस अगले साल शुरुआत में ही आ जानी चाहिए। अ, हो सकता है कि जो पे कमीशन के पे आउट्स हैं उनको आने में और कुछ 2-3 क्वार्टर लग जाए। लेकिन इससे वो कंज्यूमर सेंटिमेंट ज़रूर कहीं न कहीं इम्प्रूव होगा। तो कंज़म्पशन क्षेत्र जो वैसे भी अपने आप में काफ़ी कमज़ोर रहा है पिछले 2-3 साल, हमें लगता है उसमें एक रिवाइवल होना चाहिए, उसमें एक साइक्लिकल अप ट्रेंड आना चाहिए। तो हमारा अनुमान तो यही है कि कंज़म्पशन शुड स्टार्ट टू डू वेल, कंज़म्पशन सेक्टर्स शुड स्टार्ट टू डू वेल। जी। ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद